दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। जैसे तो आपको पता ही होगा कि अभी जस्टिस बी.आर. गवई को एक फैसले की सुनवाई करने के दौरान वहां राकेश किशोर नामक एक 71 वर्षीय वकील ने उनके ऊपर जूते से हमले का प्रयास किया और हालांकि उन्हें पकड़ लिया गया और उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से कहा गया कि हमने कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की है और जस्टिस बी.आर. गवई ने भी ये बात कहा कि मैं उन्हें माफ कर देता हूं और उन्होंने भी इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए उन्हें थोड़ा देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि बार एसोसिएशन के द्वारा उनके जो लाइसेंस है वकीली का और निरस्त अभी तक करके रख दिया गया है। अब एक घटना होने के बाद में देश के प्रधानमंत्री ने इससे बहुत ज्यादा दुख व्यक्त किया और विपक्ष के नेता ने दुख के साथ साथ अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास किया और इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि विपक्ष का काम है, उनसे उनका रोजी रोटी चलता है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, उन लोग कुछ भी बोलते हैं। अब इसके बाद में देश में कई बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो इसके विरोध में बात की और इसके बाद में मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस सेंथिल कुमार ने यह बात कहा कि अब जजों को भी ट्रोल किया जा रहा है और जजों को ट्रोल करना फैशन बन चुका है। अब कोई भी इस सोशल मीडिया से नहीं बच रहा है और उन्होंने इसका उपाय ये बताया कि इन्हें सीधे नेग्लेक्ट कर दीजिए, इन्हें अनसुना कर दीजिए, उसके अलावा कोई इससे बचने का उपाय नहीं है। और उनका कहना सही भी है। कोई भी एक मामले में ट्रोलिंग लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में करते हैं। आप करोड़ों लोग के ऊपर एफआईआर नहीं कर सकते, करोड़ों लोग के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक विशेष बात ये बता रहा हूं ना कि सच बोला जाए तो ट्रोलिंग कभी किसी का सोशल मीडिया में होता ही नहीं है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको बोलूंगा हाँ, मैं अपने बातों पर कायम हूं। सोशल मीडिया में कभी भी उस व्यक्ति का ट्रोल नहीं होता जो ट्रोल करने का काम नहीं करता। लोग यहां पर करवाते हैं अपने आप को ट्रोल, चाहे जस्टिस बी.आर. गवई हो, चाहे सेंथिल कुमार हो। मैं भी सब आप लोग को समझा रहा हूं कैसे। देखिए, अभी आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के जो निर्वाचन आयुक्त है अभी बिहार के चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया और नवंबर में ही चुनाव भी करवाएगा और चुनाव के बाद अपना रिजल्ट भी घोषित कर देगा। और यकीन मानिए कि उनके चुनावी कार्यक्रम के दौरान एक दिन का भी देरी नहीं होगा, न चुनाव करवाने के दिन देरी, न रिजल्ट के दिन देरी, एकदम टाइम टू टाइम अपडेट आएगा। और निर्वाचन आयोग के ऊपर इतने सारे आरोप लगते हैं, उनके ऊपर इतनी गंदी और भद्दी टिप्पणियां की जाती है और इवन एज उनके निष्ठा पर भी सवाल उठाए जाते हैं और वो चीज के लिए बोले जाते हैं बिना सर पैर के, बिना सबूत के, जब जो उनका गलती था ही नहीं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, ये सारे के सारे आरोप और सारे के सारे ट्रोलिंग केवल विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जाता है। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, कभी भी निर्वाचन आयोग को लेकर सोशल मीडिया में कम से कम कोई ट्रोलिंग नहीं चलती। इक्का दुक्का कोई सरफिरा ट्रोलिंग कर दे तो बात अलग है। क्यों? क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है ना अपना काम करता है और एक भी एक्स्ट्रा बयानात नहीं देता। आपको बता दूं, संविधान के द्वारा जो अधिकार और जो शक्तियां न्यायालय को दिया गया है वही शक्तियां निर्वाचन आयोग को भी प्राप्त है। थोड़ा सा भी कम ज्यादा मत समझिएगा। लेकिन अगर आप निर्वाचन आयोग के अगर आप न्यायालय के जजों की बात करेंगे तो आपको बता रहा हूं कि ये जो कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर हमला करता है, हालांकि कोर्ट कचहरी में जूते द्वारा हमला और इस प्रकार की जो बदमिजाजी है वो किसी के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और इसका निंदा ही किया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, हर चीज का एक कारण होता है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि उन्होंने जूता फेंकने का प्रयास करने के बाद जब उन्हें पकड़ के ले जाया जा रहा था तो वो बहुत जोर जोर से नारा लगा रहे थे कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसको इस रूप में इस परिप्रेक्ष्य में ही देखकर बोला जा रहा है कि कुछ दिन पहले अभी खजुराहो का जो मंदिर था उसमें श्री हरि नारायण का ना सर टूटा हुआ मूर्ति था। अब वो मूर्ति टूटा हुआ था तो एक विष्णु जी का भक्त वो गया सुप्रीम कोर्ट के पास और ये कहा कि एएसआई को आदेश दे दीजिए कि हमें वो मूर्ति को सुधारने का आदेश दे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एएसआई का काम देश में पुरानी जो भी हमारी मूर्तियां हैं, जो भी पुरानी धरोहर है, उसको सही तरीके से सेट करके रखने का काम एएसआई का है। और एएसआई का नियम ये कहता है ना कि कोई भी ऐसी मूर्ति, कोई भी ऐसे पौराणिक चीज अगर मौजूद है तो उसे नहीं कोई क्षति तो पहुंचा ही नहीं सकता, एएसआई देखेगा, लेकिन उसका कोई रिपेयरिंग नहीं कर सकता, मतलब एज इट इज रखने का प्रावधान है। लेकिन ये
अपने संवैधानिक पूजा के अधिकारों के तहत वो गए थे और उन्होंने कहा था कि आप एएसआई को अनुमति दीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय, जो कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोई भी रहेगा, तो ये बात कहेगा कि देखिए हम एएसआई का कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और आप जाइए। यहां तक बोलते तो चल जाता, और ये बोला भी जस्टिस सीजेआई गवई वही इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। लेकिन उसके बाद में जो लिखित में भी नहीं दिया और जो फैसले से लेना देना नहीं था, उस विष्णु भक्त श्री हरि नारायण के भक्त के ऊपर ना एक कमेंट करते हुए कहे कि जाओ ना, इतने बड़े कट्टर भक्त हो ना, तो जाकर अपने भगवान से कहो कि वो मूर्ति को ठीक कर दे। तो इस तरीके का बयान कौन सा कानूनी प्रावधान के तहत है? आप अपने फैसले के ऊपर अलिखित बयान जो देते हो ना, ये आप दूसरे को ट्रोल किए हो, और जब दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर बैक कीचड़ फेंका जाएगा। मद्रास जो हाई कोर्ट के जो जस्टिस है सेंथिल कुमार, उनको ये कहना चाहता हूं कि वो जो भाषण दे रहे हैं कि कोर्ट कचहरी पर ट्रोलिंग करना एक फैशन बन गया और कोर्ट कचहरी नहीं बचा, भैया आप अपने फैसले से इतर एक भी काम मत करिए, आपके ऊपर कोई ट्रोलिंग नहीं आएगा। आज निर्वाचन आयोग के ऊपर कौन ट्रोल करता है? विपक्षी नेता और ऐसे लोग जो राजनीति से जुड़े, उनके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा, कोई भी ऐसी ग्रुप नहीं होगा जिनके द्वारा ट्रोलिंग किया जाए। और यह यकीन ना है तो आप कोर्ट कचहरी जजों को ऊपर के ट्रोलिंग की संख्या को अगर देखेंगे चेक करके, और आप निर्वाचन आयोग को ट्रोलिंग की संख्या को ऊपर देख लीजिए, आपका शायद 1% भी ट्रोलिंग निर्वाचन आयोग को ना मिले। क्या निर्वाचन आयोग सबको पैसे दे रहा है, या निर्वाचन आयोग सबको खाना खिला रहा है, या दावत डेली दे रहा है? नहीं, निर्वाचन आयोग बस अपने काम से मतलब रख रहा है और एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहा है। जबकि कोर्ट कचहरी का आदत हो गया है काम करने के बाद एक्स्ट्रा बयानबाजी करना, और जब आप दूसरे पर कीचड़ फेंकोगे तो कीचड़ आप पर भी जाएगा। और दूसरी बात, कोर्ट कचहरी अपनी न्यायिक सक्रियता का सदुपयोग नहीं करती। अभी कोर्ट कचहरी के सामने कंगना रनौत को एक पुलिस वाली लड़की ने थप्पड़ मार दिया था, उसके बाद कोर्ट कचहरी का एक भी बयान नहीं आया और न ही इसमें दुख जताया गया। ये कोर्ट कचहरी को सोचना चाहिए कि एक देश का चुना हुआ सांसद को थप्पड़ मारा तो वहां उन्होंने चिंता नहीं जताया। इसके बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा गया, अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा गया, ये सबको लेकर कोर्ट कचहरी की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया। और इसके साथ ही साथ जब कोर्ट कचहरी के सदस्यों के साथ जब कुछ होता है ना, तो वो इसे एक सीधे कोर्ट कचहरी या ये बोलते हैं कि जजों पर ट्रोलिंग नहीं होना चाहिए और संवैधानिक संस्था के ऊपर हमला बताने लग जाते हैं। और ये तो खैर अलग बात है, और मैं आपको विशेष बात कह रहा हूं, कोर्ट कचहरी जो है वो अपने कामों का ठीक तरीके से निपटारा नहीं करता, समय पर निपटारा तो बिल्कुल नहीं करता, और पक्षपात पूर्ण निपटारा करता है। यहां तक कि अपने उनके जो न्यायाधीशगण है उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। आज ऐसे बहुत सारे आपको फैसले सुना दूंगा कि एक व्यक्ति बलात्कार के केस में जब उसकी उम्र 20 से 21 साल का था, तब वो बेचारा झूठे आरोप के केस में जेल चला गया, और वो व्यक्ति 21 साल बाद जब वो 40-42 साल का हो गया, तब पता चला वो निर्दोष है तो उसे छोड़ा गया। अब जो कोर्ट अपने लेजीपन के कारण, अपनी सुस्ती का इतना दिन बर्बाद किया, वो जनता का आक्रोश कहां जाएगा? यही नहीं, अभी 1984 में एक व्यक्ति का 100 रुपए का घूसखोरी, जो कि सही साबित भी नहीं हो पाया, उसके लिए उनको लगभग 39 साल तक जेल में रख दिया गया, और उसके बाद उन्हें छोड़ा गया, जबकि वो साबित भी नहीं हो पाया। लेकिन जस्टिस जसवंत वर्मा के घर में एक घर नोट मिला, 1-2 पैकेट नहीं, 1-2 मतलब संदूक नहीं, अटैची नहीं, एक घर नोट मिला, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये समझ लीजिए कि 14 मार्च की शाम की घटना है, और अभी तक लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इवन सस्पेंशन वगैरह कुछ नहीं, अभी मस्त फैसला दे रहे हैं। तो क्या जनता का उबाल उनकी ओर नहीं आएगा? अगर कार्यपालिका कोई काम में देरी करे, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई काम में देरी करे, उन्हें आदेश देते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा में काम करो, राष्ट्रपति को आदेश देते हैं अपनी क्षमता से बाहर जाकर, संवैधानिक अधिकारों से बाहर जाकर के आप 3 महीने के अंदर फैसले दे दो, लेकिन अपने काम में 73 साल पुराने केस को पेंडिंग करके छोड़ते हैं। ये क्या जनता का उबाल का हिस्सा नहीं है? क्यों ट्रोलिंग आपको कोई नहीं करेगा? और दूसरी बात, सबसे पहली बात, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका अपने जजों का चुनाव कैसे करती है? अगर आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबको देखिए, सब कहीं ना कहीं जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अगर कोई गलत भी करे, ज्यादा करप्शन करे या कुछ भी गलत करे, तो 5 साल बाद उन्हें जनता के सामने मुंह दिखाना पड़ता है, और अगर वहां पर जनता रिजेक्ट कर दिए तो बाहर। अभी केजरीवाल को ले लीजिए, केजरीवाल को भले जो भी मतलब दौड़ भाग किए, लेकिन जनता के सामने गए ना, और वो जनता उन्हें बाहर कर दी ना,
लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के जजों को चुनने में जनता का कोई भागीदारी नहीं है। और इसके बाद में वो ऐसी कॉलेजियम की व्यवस्था बना के रखे हैं ना कि मेरे पिताजी किसी को जज बना के एहसान कर दिए, अब वो जब एक समय बाद उसकी बारी आएगा ना तो मेरे बेटे को जज बना देगा, और उसके बाद फिर कोई बोलेगा कि मेरे दादाजी आपको जज बनाए थे, वो फोन कर देंगे उसको जज बना देगा। जज बनाने में ना कोई क्राइटेरिया है ना कोई पारदर्शिता है। इतना ज्यादा भाई भतीजावाद है कि मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या या हाई कोर्ट की जजों का अगर नाम अगर ले ले और कई जज को उठाकर देखिए, उनके पिताजी, चाचा, जीजा, फूफा, कोई ना कोई कोर्ट में पहले से ही जज होगा, नहीं तो मुख्य न्यायाधीश होगा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस नागरत्ना है, उनके पिताजी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ऐसे अफरात एग्जाम्पल है ना जो जजों को केवल भाई भतीजावाद के ऊपर लेता है, और जज एक खास फैमिली तक सिमट के रह गया है। और जब जज ऐसे आएंगे, जज चुनने के लिए जनता को मतलब नहीं, कोई चीज जनता का मतलब नहीं, तो जनता के राय को कैसे समझेंगे और जनता से कैसे डरेंगे। इसलिए जज कुछ भी चीज करने का पहले सोचते नहीं है, और उनको पता है कि जनता से कुछ करना है नहीं। तो धीरे धीरे करके जनता के अंदर आपके प्रति तो उबाल आएगा ही आएगा, डेफिनेटली ये सही है, इससे आप बच नहीं सकते। अब इसके बाद में जो जैसे कि कुछ लोग को गलत लगेगा, मैं खुद भी गलत कहता हूं कि जस्टिस बी आर गवाई के ऊपर जो जूता चला और वो शांति से स्वीकार के लिए उनकी तारीफ करने वाली बात है। लेकिन अगर जस्टिस बी आर गवाई के ऊपर जूता चला और इसको लेकर जो नाराज हैं, मैं कानूनी भाषा में बात कर रहा हूं, एकदम एक्यूरेट कानूनी भाषा में। अभी वो व्यक्ति जो राकेश किशोर हैं, 71 वर्षीय व्यक्ति जज के ऊपर जूता फेंके, लेकिन जज को जूता लगा नहीं, उन्होंने फेंका। अभी मैं एक जज के फैसले की बात कर रहा हूं, आप लोग इंटरनेट में सर्च करिएगा, जज का नाम वो सब मिल जाएगा आपको। वो जज एक नाबालिग लड़की बलात्कार के आरोप लगाई थी किसी पर, उस लड़की का कोई नाड़ा खोल दिया था। वो बच्ची को जज एक कहते हुए मना करता है कि नाड़ा खोलने बलात्कार करना नहीं है। मतलब नाड़ा खोल दिया, बलात्कार नहीं किया ना। अब बलात्कार नहीं किया तो इसको सजा कैसे होगा, इसको बलात्कार का चार्ज कैसे लगेगा। तो उसी तरीके से जस्टिस बी आर गवई को जूते पड़े नहीं। मैं कानूनन एकदम बात करो एक्यूरेट, कोई इधर उधर मत जाइए। जस्टिस बी आर गवई को जूते पड़े नहीं हो तो जूता फेंकने की कोशिश किया, फेंक पाया, नहीं फेंक पाया, कहीं और फेंक रहा था। अगर जूता पड़ जाता तब एक बात होता। जब इस टाइप का न्यायालय में फैसले आएंगे और इस टाइप का अगर जज बात करेंगे तो ये कोई आज से 100 साल पुरानी वाली बात नहीं है। सोशल मीडिया का युग है, जनता आपसे पूछेगा ही कि जब आप ऐसा कह सकते हैं तो आपके लिए भी कोई क्या कर सकता है। और आज इस बात को लेकर एक जनता, एक पूरा देश का सबसे बड़ा न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका गया है। होना यह चाहिए था कि हर सोशल मीडिया पेज पर आज इसका विरोध लिखना चाहिए था, सर झुक जाना चाहिए था। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे ना जो इसको लेकर दुख व्यक्त करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको इन न्यायाधीशों के कार्य प्रणाली को लेकर गुस्सा है, और ये सब चीज को न्यायपालिका के द्वारा ही दूर किया जाना चाहिए। न्यायपालिका को सबसे पहले अपने न्यायिक सिस्टम में सुधार करना चाहिए, अपने न्यायिक सिस्टम से करप्शन को हटाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, और न्यायपालिका को यह बात भरोसा दिलाना चाहिए कि हम आपके साथ में हैं। आज खुद सोचिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फीस 10-10 लाख, 15-15 लाख एक हियरिंग की फीस है। क्या आम आदमी वहां पर जा सकता है? नहीं जा सकता। तो इस टाइप का जब माहौल बनाएंगे तो देश के लोगों के अंदर रोष आएगा, और ये रोष बढ़ते चल जाएगा। ये रोष एक पानी की धार की तरह है, एक नदी की धार की तरह है। आप इसे रोक नहीं सकते। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप ऐसे बयानातों से बचिए। कोर्ट कचहरी सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप केवल अपना फैसला दीजिए और एक भी राजनीतिक बयान मत दीजिए, या कोई भी बयान मत दीजिए। यकीन मानिए आपके ऊपर भी ट्रोलिंग नहीं होगा। आम जनता उन्हीं को ट्रोल करती है जो वो जनता के फैसले या जनता के किसी मुद्दे को लेकर कोई ट्रोल करता है। आप ट्रोल मत करिए, आप केवल अपना नियमबद्ध तरीके से डिसीजन दीजिए, आपके ऊपर कोई ट्रोलिंग नहीं करेगा। और सभी जजों को समझना पड़ेगा। लेकिन अब जज समझे तो ठीक है, और नहीं तो जज को मन ही है ट्रोलिंग खुद का करवाना, खुद थोड़ा फेमस होना सोशल मीडिया में, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों मेरा वीडियो का सार भी है, मेरे वीडियो का निचोड़ भी है कि जस्टिस बी आर गवई के ऊपर जूता फेंका जाना एक तरीके निश्चित तौर पर कहीं तरीके से सही नहीं है, पूरी तरह से गलत है। लेकिन इसके कारणों का भी
न्यायालय को बहुत अच्छे से विश्लेषण करना चाहिए और न्यायालय को अब ये बात सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे भर्ती, हमारे अंदर फैले करप्शन और हमारे अनैतिक तरीके से जो जजों की बढ़ती फीस है और बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी बात सुस्ती के कारण इतने लंबे लंबे मामले हैं, वो सब पर कुछ बात करें। और जस्टिस बी आर गवई अगर इसको लेकर अगर रिटायर, वो 23 नवंबर को होने वाले हैं, लगभग 1.5 महीने के आसपास का समय बचा है। अगर रिटायर होते होते इस टाइप का कुछ काम करके गए तो उन्हें न्यायपालिका के, न्यायालय ये कार्यों को लेकर और देशवासी वाकई में उनको रिस्पेक्ट के साथ याद करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कि कोई जज कॉलेजियम सिस्टम को इतने आसानी से खत्म करने की बात करेगा और कहेगा कि आइए जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी मेरे चुनाव में शामिल होइए ताकि हम भी जनता को प्रति उत्तरदायी रह सके। तो दोस्तों, आपको ये विचार कैसा लगा और ये एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।